जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज नर्सरी कक्षा की 8वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। जैसा कि तय हुआ है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आपको दुरुस्त कराने वाले हैं और डेली आप 6 वैल्यू याद कर ही रहे होंगे, पहाड़े, स्क्वायर और क्यूब, उस पर आप काम करते रहे। आज की कक्षा में हम लोग, जैसा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने भारतीय संख्या प्रणाली पढ़ी थी और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली पढ़ी थी। उनसे जुड़े हुए वो सारे क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे। आज हम लोग रोमन रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। रोमन रिप्रेजेंटेशन के साथ ही हम लोग वैल्यूज ऑफ नंबर सीखने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए रफ और पेन निकाल कर। तो ये देखिए, जो रोमन होता है, रोमन रिप्रेजेंटेशन होता है, उस रोमन रिप्रेजेंटेशन के लिए बेहद जरूरी है कि आपको इनके चिन्ह याद हों। जैसे कि एक को क्या कहते हैं, आई कहते हैं ना, फिर दो को क्या कहते हैं, डबल, तीन को ट्रिपल आई। अब देखिए, चार के लिए कोई भी सिंबल रोमन में आपको यह ध्यान रखना है कि लगातार 4 बार यूज नहीं होता है। जब कभी भी रोमन में लगातार 4 बार चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है तो एक नए चिन्ह का जन्म हो जाता है। जैसे 5 को क्या कहते हैं, वी। 5 को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, वी कहते हैं ना। अब हमें 4 लगाना है तो 5 में कितना घटा दें तो 4 हो जाए, 1। तो पीछे रखने को घटाना कहते हैं, आगे रखने को जोड़ना कहते हैं। ये 5 हो गया। अब हमें 6 बनाना है तो ये 5 है, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 बन गया। क्लियर है। 7 बनाना है, 7 बनाना है तो 5 में 6, 7, 2 बार आई जोड़ दिया। 8 बनाना है, 8 में 5, 6, 7 और 8 हो गया। क्लियर है। 3 बार यूज हो गया, फिर चौथे बार की जरूरत है। तो अब 9 बनाने के लिए हमें 10 के पास जाना होगा। 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 में से 1 पीछे जोड़ दिया तो कम हो गया, तो 10 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार अगर आपको 20 लिखना है, क्या लिखना है, 20, तो 20 के लिए 10 और 10 मिलकर के 20 बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको क्या लिखना है, 21 लिखना है, तो वही प्रक्रिया है। 21 कैसे लिखेंगे, 2 बार x लिखेंगे और 1 बार 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 की प्रक्रिया तो आपको पता है। अब जैसे कि 30 लिखना है तो 30 में कितनी बार आ जाएगा, 3 बार x आ जाएगा। अब हमें 40 लिखना है तो अब गलती से भी 4 बार x नहीं आएगा। अब हमें जाना पड़ेगा किसके पास, 50 के पास। तो 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, है ना। तो अब देखिए, 50 को अगर l से रिप्रेजेंट करते हैं तो 50 में कितना कम कर दें तो 40 हो जाए, 10। 50 में 10 कम कर दिया तो कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान के चलिए हमें 60 लिखना है, 60 लिखना है, तो अब आगे की वैल्यू देखिए, आप जनरेट करना शुरू करिए। 60 लिखना है, 60 लिखना है हमें, है ना। तो 60 लिखने के लिए 50 को L कहते हैं और 10 60। 70 लिखना है तो 50 लिखेंगे, 60 और 70। 80 लिखना है तो 50, 60, 70, 80, 3 बार यूज हो गया। अब हमें 90 लिखना है। 90 के लिए हम 4 बार कोई भी साइन यूज नहीं कर सकते, लगातार अंतराल में कर सकते हैं। तो 100 लिखना पड़ेगा हमें और 100 का सिंबल होता है सेंटम या सी। ये देखिए, 100 का सिंबल क्या होता है, सेंटम या सी। तो हम 100 में कितना कम कर दें, 100 में अगर हम 10 कम कर दें तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह काम कर लिया आपने, नोट कर लीजिए इतनी चीजें। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग इनको कैसे आगे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों को 200 लिखना है, 200 लिखना है, तो 100 और 100 मिलकर के 200 हो जाएंगे। अगर हमें 300 लिखना है तो 100, 200 और ये 300 हो जाएंगे। अगर हमें 400 लिखना है तो एक बार फिर हमें 4
संकेतों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 प्रतीकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 400 के बाद क्या 500 के लिए कोई चिन्ह हमें दिखाया गया। 500 को देखिए बच्चों क्या कहते हैं, डी कहते हैं। 500 को क्या कहते हैं, डी। अब अगर हम 500 में पीछे 100 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 400। पीछे लिखने का मतलब है, लेफ्ट साइड लिखने का मतलब है घटाना, और राइट साइड लिखने का मतलब है जोड़ना। अब अगर मैं 600 लिखूं, 600 लिखूंगा तो 500 में 100 जोड़ूंगा तो 600 हो जाएंगे। मैं अगर 700 लिखूंगा तो 500 में 2 बार 100 जोड़ूंगा तो ये 700 हो जाएगा। अगर मैं 800 लिखूंगा तो 500, 600, 700 और ये 800 हो जाएगा। 900 लिखने के लिए एक बार फिर हमें 3 चिन्हों की ज़रूरत होगी, तो जाहिर सी बात है हम कितना लिख दें, हम 1000 लिख दें। और 1000 का जो चिन्ह है वो कितना होता है, वो m होता है। 1000 का चिन्ह m है, ठीक बात है। अब देखिए m में हम 100 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। इस प्रकार से यह आपकी पूरी संख्या हो गई। अब देखिए 1000 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि 1000 को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बार जब भी हमें 1000 की ज़रूरत होगी तो वह बार से रिप्रेजेंट होता है। जैसे देखिए अगर हमें 10,000 की ज़रूरत होती है तो 10 को क्या कहा जाता है बच्चा, x के ऊपर क्या लगा दिया, बार, तो 10,000 हो गया। हमें 50,000 की अगर ज़रूरत है तो 50,000 के लिए 50 को क्या कहते हैं, l, और l के ऊपर बार लगा दिया तो ये 50,000 हो गया, ठीक है। हमें 1 लाख की ज़रूरत है तो ध्यान दीजिए 1 लाख को क्या कहते हैं, 100,000, और 100 को क्या कहते हैं, c के ऊपर बार लगा दिया तो ये 100,000 यानी कि 1 लाख हो गया। अब देखिए अगर हमें 5 लाख की ज़रूरत पड़ती है तो वह होता है 500,000। 5 लाख क्या होता है मेरे बच्चों, 500,000। 500 को क्या कहा जाता है, 500 को कहा जाता है, ये देखिए 500 को क्या कहा जाता है, डी। डी के ऊपर क्या लग गया, बार। इसी प्रकार अगर हमें 10 लाख की जरूरत पड़ेगी तो 10 लाख कितना होता है, 1000। 1000 को क्या कहते हैं, m। m के ऊपर बार लग जाएगा। इस प्रकार से बड़ी संख्याएं आप निर्मित कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, अब बीच की संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं। अब हम लोग बीच की संख्याएं घटाकर नहीं जोड़कर बनाएंगे। घटाने वाली सारी चीजें मैंने घटा दी हैं, अब आप अपने मन से नहीं घटाएंगे। कैसे, आइए एक एक करके हम बीच की संख्याएं इसको बनाना सीखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि एग्जाम में ये कैसे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा है 78, तो 78 जब आपके जहन में आएगा तो सबसे पहले आएगा 70 और 8। 70 आएगा तो ये किसके क्लोजेस्ट है, ये 50 के क्लोजेस्ट है। 50 को क्या कहते हैं, देखिए 50 को L कहते हैं। 60, 70, 8 को क्या कहते हैं, VIII। ये हो गया 78 का रोमन रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे कहा जाता है 345, तो 345 के लिए 300 + 45 यूज करेंगे। 300 के लिए CCC 300, 45 के लिए 40 का मतलब होता है XL, और 5, ये हो गया आपका 345। तो जब बड़ी संख्याएं बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ करके एक बार अभ्यास कर लेंगे, बहुत आसानी से बनने लगेगा। कुछ और अभ्यास करते हैं। जैसे मान के चलिए आपसे बोला जाता है 956, तो सबसे पहले हम लोग 900 को देखेंगे, उसके बाद 56 को देखेंगे। 900 क्या होता है, 900 होता है मुख्यमंत्री साहब।
m में c घटाने से 900 मिलता है। 56 यानी कि 50, 6 यानी कि vi। इस प्रकार से हम लोग इसको अलग अलग खंड करके जोड़ेंगे तो रोमन रिप्रेजेंटेशन सरलता से तैयार हो जाएगा। और देखिए हम लोग तैयार करते हैं। देखिए अगर हम लोगों को तैयार करना है 897, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 800 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। 800 कैसे बनाते हैं, 500 को कहते हैं D, 600, 700, 800। 90 को कहते हैं 100 में से 10 कम, ये 90 हो गया। 7 को कहते हैं 5, 6, 7। तो ये आपका रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 897 का। कोई भी वैल्यू है आप उसे अलग अलग खंडों में ब्रेक कर दें और उनके अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें, यही आपका रोमन रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रश्न ये उठता है तो फिर एग्जाम में कैसे ये सवाल पूछे जाएंगे। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक सवाल ये पूछा गया, ये यूपीएससी सीसेट में पूछा गया कि 99 की रोमन संख्या पद्धति क्या होगी, है ना। अब 99, कई बच्चों को लगेगा कि 100 में एक कम कर दो, सर ने तो पढ़ाया था। गलत जवाब। मैंने कहा घटाने का काम केवल दशकों के साथ होगा, टेंस वैल्यू के साथ होगा, सिंगल वैल्यू के साथ नहीं होगा। यानी कि 90 आ गया, 400 आ गया, 900 आ गया, क्लियर है, या 10 आ गया तो फिर 9 की वैल्यू है। दशकों में घटाने का काम होगा, 9 एक अपवाद है। इसके अलावा 49, 99, 999 यहाँ आपको घटाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 99 को हम लिख सकते हैं 90 और 9। अब ये दशक है, ये तो घटा के ही बनता है, तो ये होता है किस में से, 100 में से 10 घटा दिया, 90 हो गया। और 9 क्या होता है, 10 में से 1 घटाया, XCIX, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। पहला IC बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार अगर 49 का बनाना है, 49 का बनाना होगा तो कई बार आपको लगेगा कि 50 को L कहते हैं, एक कम कर दें तो ये हो जाए। गलत जवाब। 49 का IL बिल्कुल नहीं होगा। 49 का क्या होगा, तो हमने आपको बताया इसे तोड़िए, 40 प्लस 9 करिए। 40 क्या है, 40 है 50 में से 10 कम, 9 है 10 में से 1 कम, XLIX, यानी ऑप्शन सी आपका जवाब होगा। चलिए आप और क्वेश्चंस देखिए। आपके पास ये सवाल है, 499 का रोमन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। आपको ठीक से पता है कि हमें सिंगल वैल्यू कभी नहीं घटानी, इनको तोड़ते हैं। 499 को लिखेंगे 400 प्लस 90 प्लस 9। 400 को लिखा जाता है 500 से 100 कम, 90 को लिखा जाता है 100 से 10 कम, 9 को लिखा जाता है 10 से 1 कम। ये आपका हो गया 499। क्लियर है। इस प्रकार से जब आप बेसिक सीखते हैं तो कभी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। 999 का रोमन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। 999 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 900, 90 और 9। 900 को क्या लिखा जाता है, 900 को लिखा जाता है 1000 में 100 कम, 90 को लिखा जाता है 100 में 10 कम, 9 को लिखा जाता है 10 में 1 कम। इस प्रकार से ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, CMX CIX। अगला देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। 888 का रोमन क्या है। 888 के लिए हम ब्रेक करेंगे
80 प्लस 8, 80 को लिखते हैं 50, 60, 70, 80, 8 को लिखते हैं 5 और 3 8। ये आपका डबल 8 का रोमन रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, डबल 8 द्विअंकीय संख्या का सबसे अधिक प्रतीक चिन्ह वाला रोमन रिप्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। डबल 8 डबल डिजिट नंबर का सबसे अधिक सिंबॉलिक साइन वाला रोमन रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें सबसे ज्यादा चिन्हों का प्रयोग होता है। पूरे जो 2 अंकी संख्या होती, 2 अंकी कहां से होती, 10 से लेकर के 99 तक में सबसे ज्यादा चिन्ह प्रयोग होते हैं डबल 8 में। क्लियर है? छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये आपको पता होंगी तो आपको ठीक लगेगा। अब जैसे ये है कि ट्रिपल 8 की रोमन संख्या पद्धति क्या होगी। ये 3 अंकों का सबसे अधिक चिन्हों वाला रोमन रिप्रेजेंटेशन बनता है। ट्रिपल 8 में क्या करेंगे हम लोग पहले 800 करेंगे, उसके बाद 80 करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे। 800 की जब बात होती है तो 800 क्या होता है, 800 होता है 500, 500 कितना, 500 होता है D, 600, 700, 800। 80 क्या होता है, 50, 60, 70, 80। 8 क्या होता है, 5, 6, 7, 8। सबसे अधिक चिन्हों वाला 3 अंकों का रोमन रिप्रेजेंटेशन ट्रिपल 8 होता है। ऐसे आप सहजता से करेंगे तो ये चीजें आसान होती चली जाएंगी। आइए देखिए, क्वेश्चन आ ही गया ग्रुप डी में। 2 अंकीय संख्या की सबसे अधिक प्रतीक चिन्हों वाली संख्या पद्धति क्या होगी। सबसे अधिक 2 अंकों की क्या होगी, 2 अंकों की सबसे अधिक प्रतीक चिन्हों वाली होती है 2 अंकों की, 2 अंकों की होती है डबल 8, 88। यहां से देखिए 80 कहीं लिखा है, हाँ ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन इसके नहीं है। ये ऑप्शन ऐसे होने चाहिए थे, ऑप्शन होने चाहिए थे 99, 80, 98 और डबल 8। क्या आंसर सही है, डबल 8। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन पिछले वाले कॉपी हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये होना चाहिए 2 अंकों की संख्या का सबसे अधिक प्रतीक चिन्ह वाली संख्या पद्धति क्या होगी, सबसे अधिक रोमन संख्या पद्धति क्या होगी, किसकी होगी, वो डबल 8 की होगी। डबल 8 किसको कहते हैं, अगर रोमन में ही पूछा जाए, ये मैंने क्या बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है। अगर रोमन में ही पूछा जाए तो रोमन में डबल 8 का क्या सीखा अपन ने, 80, 80 क्या होता है 50, 50, 50 के बाद 30, 50, 30, 80, 80 और 8 V ट्रिपल आई, ये होता है ना। तो यहां से अगर होता, यहां से इतना होता तो काम हो जाता। खैर क्लियर हो गया। 88 और 88 की वैल्यू ये होती है। आइए और देखते हैं। अगला सवाल है 3 अंकों की संख्या की सबसे अधिक प्रतीक चिन्ह वाली वैल्यू क्या है। तो आपको पता है 3 अंक की संख्या की क्या है, ट्रिपल 8 है। अगर न्यूमेरिक आएगा तो ट्रिपल 8 लिखेंगे, है ना। और ट्रिपल 8 का भी वैल्यू बताया था 800, 800 यानी कि 500, 600, 700, 800, 80, 80 यानी कि 50, 60, 70, 80। क्लियर, 80, 80 के बाद 8 V ट्रिपल आई। इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपका आंसर होगा, ये ट्रिपल 8 होगा। ठीक बात हो गई। चलिए उसके बाद आप देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से रोमन प्रतीक चिन्हों का सही क्रम है। ये सही क्रम आपको पता लगाना है। सही क्रम हमेशा ध्यान रखिएगा, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। IVX LCDM, ये जहां भी मिले, IVX LCDM, IVX LCDM, IVX LCDM, है ना। ऑप्शन में नहीं है,
आपको जहां भी ये मिले, देखिए 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, ये सही आंसर होगा, है ना। IVX LCDM, IVX LCDM, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, CDM, है ना। अगर अपन सेकेंड ऑप्शन में IVX LCDM रख दें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोमन में आपका क्वेश्चन होता है, इनका ऑर्डर पहचानने के लिए आता है। ग्रुप डी में ही नहीं कई जगह आ चुका है। चलिए, ये रोमन रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू थी। अब हम लोग संख्याओं के मान सीखेंगे। जितनी संख्याएं हमने पढ़ी हैं उन सभी संख्याओं के कुछ मान होते हैं। कितने मान होते हैं आपके सामने है। एक होता है वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू। एक होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। एक होता है जाति मान यानी फेस वैल्यू। एक अंकित मान यानी स्पॉट वैल्यू। एक निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एक मानक मान, वैज्ञानिक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू या साइंटिफिक वैल्यू। एक एक करके हम इन मानों को पहले सीखेंगे, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको कैसे पूछा जाता है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए, अगर हम लोग वास्तविक मान की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3, 7, 2, 9, 5, 4, 6 एक संख्या है। इस संख्या में 7 का वास्तविक मान क्या है, एक्चुअल वैल्यू। मैं आपको बता दूं, वास्तविक मान और स्थानीय मान एक ही होते हैं। यानी जिस भी अंक का आपको वास्तविक मान या स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पूछे, वह संख्या ज्यों की त्यों आप नीचे लिख दें। वह संख्या आप ज्यों का त्यों नीचे लिख दें। उसके आगे जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा दें। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। अगर 7 का वास्तविक मान या स्थानीय मान पूछा है तो वह जवाब इतना है। ठीक है। अगर 2 का पूछा जाता तो हम 2 से स्टार्ट करते, 9 से पूछा जाता तो 9 से स्टार्ट करते। क्लियर हो गया। उसके बाद जाति मान यानी फेस वैल्यू। 7 का जाति मान, किसी भी अंक का जाति मान वह खुद ही होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का पूछेगा 3, 2 का पूछेगा 2, कोई भी वैल्यू लिखी है। फेस वैल्यू का मतलब इटसेल्फ, जितना पूछा वही बताएंगे। अंकित मान यानी स्पॉट वैल्यू, ये जगह बताता है कि कोई भी संख्या किस जगह पे रखी है। तो जब हम स्पॉट वैल्यू की बात करते हैं तो अब ये डिजिट नहीं लिखते। जैसे 7 का स्पॉट वैल्यू चाहिए तो उसका स्पॉट फाइंड करेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे और उसके आगे उतने ही 0 लिखेंगे जितनी संख्याएं हैं। तो ये हो गई स्पॉट वैल्यू। क्लियर। क्या अंतर है स्थानीय मान में और अंकित मान में? स्थानीय मान में वह खुद अंक भी आता है और 0 आता है, और अंकित मान में केवल 1 आता है और क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो आपको इतनी चीजें ध्यान से समझ में आ गई होंगी। अब जब मैं निरपेक्ष मान की बात करता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता हूं, ये नोट कर लिया आपने। अब हम लोग निरपेक्ष मान पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग वैज्ञानिक मान पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो जब हम लोग निरपेक्ष मान की बात करते हैं तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है किसी भी संख्या की शून्य से दूरी ज्ञात करना। ऐसे समझिए कि ये हमारे नंबर हैं, ये 0 है, इधर धनात्मक वैल्यू होती है और इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। 0 से डिस्टेंस ज्ञात करना है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जो निरपेक्ष मान है वो हमेशा मॉड x होता है। मॉड x का मतलब जो भी वैल्यू जाएगी वो धनात्मक होगी, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। जैसे कोई कहता है -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20 होगा और केवल 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 20 इकाई होगा। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें कई बार वो डायरेक्शन दे देते हैं, तो डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड होती है और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड। तो इसको कहेंगे लेफ्ट 20 यूनिट, इसे कहेंगे राइट 20 यूनिट।
यही निरपेक्ष मान है जो हमेशा धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान भी धनात्मक है और धनात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान धनात्मक है। उसके बाद मानक मान या वैज्ञानिक मान। अब इसके बारे में अपन जरा सी बात कर लें, फिर अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ी सी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मानक मान ये होता है जैसे बहुत बड़ी वैल्यू दी होती है, दिया है 3.7247923। अब इस वैल्यू को मैं पॉइंट गलत जगह पे लगा दिया हूं, पॉइंट में रिप्लेस कर देता हूं, थोड़ा सा पॉइंट यहां लगा देता हूं। अब इस वैल्यू को छोटा कंप्रेस करके लिखने के लिए वैज्ञानिक मान का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें किया यह जाता है कि एक अंक के बाद दशमलव शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट सरकाते हैं तो 10 की घात धनात्मक होगी, अगर लेफ्ट टू राइट सरकाते हैं तो ऋणात्मक। एक एक करके सीखते हैं। अभी हमारा दशमलव यहां है, इस दशमलव को यहां शिफ्ट करना है। हमें यहां एक ही अंक चाहिए, दूसरा अंक नहीं चाहिए। तो हमने देखा 1 2 3 4 अंक हमने क्या किए, खिसकाए, तो 10 की पावर 4 हो गई। अब देखिए, अब 2 अंक भी लिखे जाते हैं दशमलव के बाद, 3 अंक 4 अंक और 5 अंक, एक कंफर्टेबल के हिसाब से होता है। लेकिन आखिरी वाला अंक उसके अगले अंक से डिसाइड होता है। जैसे अगर मैं 2 ही अंक लिखना चाहता हूं 3.72, तो ये जो दूसरा अंक है ये इसके आधार पर तय होगा। अगर तीसरा अंक 5 या उससे ज्यादा है तो इसे 1 बढ़ा के लिखेंगे, अगर नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब जैसे हमें 3 अंक लिखना होता, मान के चलो ये भी लिखना होता, बाकी सब कुछ वही होता, 3.72, और हमें तीसरा भी लिखना होता। तो इसका निर्धारण कौन करता, चौथा 5 से ज्यादा है तो ये 1 बढ़ जाएगा। ये 7 है ना, ये 5 से ज्यादा है तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो 4 से 1 ज्यादा क्या होता है, 5, बाकी इग्नोर कर देंगे, इंटू 10 की पावर 4। 2 अंक भी लिखा जाता है, 3 अंक भी लिखा जाता है, 4 अंक भी लिखा जाता है, 5 अंक भी लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में 2 अंक आएगा तो 2 अंक के हिसाब से लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 के हिसाब से, 4 आएगा तो 4 के हिसाब से, 5 आएगा तो 5 के हिसाब से। प्रोसेस सही होनी चाहिए, तीनों चारों हो सकते हैं, लेकिन एक आध कुछ मिसिंग होगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा तो कि तीनों आ गए तो क्या करेंगे, तीनों आ सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक आध डिजिट या रूल का मिस्टेक होगा। आइए और करते हैं, तब जाकर के आप इसको ठीक तरीके से समझ पाओगे। मैंने कोई दूसरी संख्या ली, मैंने लिया 7 2 6 8 9 4 3 2 1 7 9 4 6 3, यहां मैंने पॉइंट लगा दिया। अब हमें इसे साइंटिफिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस दशमलव को खिसका के यहां शिफ्ट करें 1 अंक में। तो हमें 10 की पावर पहले पकड़नी है। तो 10 की पावर कैसे पकड़ लेंगे, कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11 हो गई। 10 की पावर बच्चा कितनी हो गई, 10 की पावर 11 हो गई। अब यहां देखिए, अब अगर हमें 2 डिजिट लेना है, यही 2 डिजिट, तो दूसरा डिजिट कौन निर्धारित करेगा, ये वाला निर्धारित करेगा। क्या ये 5 से ज्यादा है, बढ़ा के लिख दीजिए 7.27, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको 2 ही डिजिट लेने थे, 3 डिजिट लेना है तो ध्यान दीजिए, 3 डिजिट लेना है तो ये चौथा अंक आपको ध्यान में रखना है, 7.26। 1 बढ़ जाएगा क्योंकि चौथा अंक 5 से ज्यादा है, 9 इंटू 10 की पावर, कोई दिक्कत नहीं, उतनी ही रहेगी, 10 की पावर में मसला नहीं है। करीब आपने 3 अंक लिया। अगर आपको 4 अंक लेने हैं तो फिर आपको 5वें अंक पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। क्या ये 5 से ज्यादा है, नहीं है तो उतना ही लिखेंगे, 7.2689 इंटू 10 की पावर, इतना ही लिखा जाएगा।
क्लियर हो गया? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर ये 5 से ज्यादा होता तो इसको क्या करते? 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसको कुछ नहीं करते, 9 ही लिखते। 9 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना, चाहे 5 से ज्यादा हो या कम हो। 9 के अलावा अगर कोई संख्याएं होंगी तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी साइंटिफिक वैल्यू है, ये भी साइंटिफिक वैल्यू है और ये भी साइंटिफिक वैल्यू है। क्लियर है? तो 2 अंक लिखना है तो तीसरे को झांकना है, 3 अंक लिखना है तो चौथे को, 4 अंक लिखना है तो पांचवें को, 5 अंक लिखना है तो छठवें को। पावर में 10 की पावर में कोई मसला नहीं होगा, 10 की पावर उतनी ही रहेगी। और एक आध एग्जाम्पल करते हैं, और एक आध एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखिए लिखा है 6 2 3 4 7 2 3 9 4.7 2 3 4 9 8। अच्छा, ये बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से फर्स्ट डिजिट तक की दूरी तय करनी है। ये कौन तय करेगा? ये 10 की पावर। ये किसके लिए है? 10 की पावर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 हो गई। अब देखिए, अगर आपको 2 ही अंक लेने हैं, ये 2 अंक हमने पकड़ लिए, तीसरा अंक 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, 6.23, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? 3 अंक लेने हैं तो फिर हम लोग चौथे को देखेंगे। ये 3 अंक लिया, चौथा 5 से ज्यादा है तो 6.23 ये 5 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है? अगर आपको 4 अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं तो पांचवें को देखेंगे, पांचवा 5 से कम है, उतना ही लिख देंगे, 6.2347 इंटू 10 की पावर 8। 5 अंक लेने हैं तो आपको छठे अंक को देखना होगा। छठा अंक भी 5 से ज्यादा नहीं है, आप लिखिए ना 6.23472 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इन गतिविधियों को तय कर सकते हैं। आइए और भी हम लोग इसको ठीक से सॉल्व करें। अब एक इस प्रकार की संख्या आपको मिलेगी 0.0000002347915। अब केवल और केवल एक चीज बदलेगी और वो है जो 10 की पावर थी वो ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि अब ये वाला जो पॉइंट है वो यहां शिफ्ट होने वाला है। एक डिजिट हमें लेफ्ट में चाहिए। ठीक है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर -8। बाकी प्रक्रिया वही है, आप 2 अंक लिखते हैं तो तीसरे से मतलब रखेंगे, 3 अंक लिखते हैं तो चौथे से मतलब रखेंगे। हम लोग 2 अंक लिखने की कोशिश करते हैं। 2.3 ये ज़्यादा है तो 3 5 इंटू 10 की पावर -8। ये ऋणात्मक हो जाता है जब 0 वाला आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपको साइंटिफिक वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनके। ये जो मान है, इन मानों के कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। पहला सवाल, अब इसमें क्या मिला? ये पूरी संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 5 यही है, 5 के नीचे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 0 वाला यही है, 5 0 वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप जल्दी जल्दी इनको निपटा दीजिए। 21वां सवाल, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 0, 2 3 4 5 6 नहीं है, इसमें 5 0। रिपीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 0 होने चाहिए। कितने 0? 7 0। इसमें 7 0 नहीं है। अगर इसमें 7 0 होता, 1 2 3 4 5 6 7 0 होता तो ये आंसर हो जाता। अगला, 4 का जातिमान। हमने आपको क्या सिखाया था कि जातिमान वही संख्या होती है
जातिमान वही संख्या होती है, वही अंक होता है जो पूछा जाता है। अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं 8 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर। 8 का पहले हम लोग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 8 यहाँ से 3 0, ये हो गया स्थानीय मान। जातीय मान -8, तो यहाँ से हो गया 2, यहाँ से 9 9 और 7 7 9 9 9। क्लियर हो गया? ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। 6 का अंकित मान ज्ञात करें। 6 का अंकित मान 1 लिखिए और 0 गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 6 0 इसमें है, यही आपका अंकित मान हो गया। क्लियर हो गया? चलिए और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी फिनिश करिए। 3 के स्थानीय मानों का अंतर। आपके मन में प्रश्न आ भी रहा होगा, कई सारे अंक हैं तो फिर उसका योग या अंतर पूछा जाता। अब यहाँ 2 3 हो गए हैं ना, अब इसके स्थानीय मानों का अंतर। इस 3 का कितना होगा? 3 1 2 3 3 0, और इसके आगे तो कोई संख्या ही नहीं है। इनका क्या पूछा है? अंतर। तो बस वही 7 9 9 और 2 2 9 9 7 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये देखिए 34, इसमें क्या बोला है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। किसके? 3 के। ये 3 है, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और जातीय मान कितना है? 3। यहाँ हो जाएगा 7 9 9 9 9 9 और 2। ये जहाँ कहीं भी हो उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये देखिए, इसमें 4 के जातीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अंकित मान यहाँ है, ये लगाया 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से माइनस कर दें जातीय मान यानी 4, ये हो जाएगा 6, है ना। यहाँ से 9 9 9 9 9 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो ये पूरी तरह से आपसे बनने लगा। -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था ना, क्या होता है? +15, धनात्मक 15, खत्म। अगला +15 का निरपेक्ष मान, +15, प्लस का भी प्लस, माइनस का भी प्लस। अगला हो गया साइंटिफिक वैल्यू। अब ये आप कर लो, मैंने तो आपको सिखा ही दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करो और देखो, फिर आंसर मैं बता देता हूं। इसे कहाँ जाना चाहिए? इसे यहाँ जाना चाहिए। 3 अंक 4 अंक 5 अंक हमारे पास, हम लोग देख रहे हैं इसके पास 5 अंक हैं, इसके पास भी 5 अंक हैं, और इसके पास भी 5 अंक हैं, और इसके पास भी 5 अंक हैं। 2 10 की पावर और एक 5 अंक हैं, 4 अंक हैं, 3 अंक हैं, ये मैटर नहीं करता। प्रोसेस देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले पावर 8 वाली रख लो, बाकी सब रिजेक्ट कर दो। क्या ये पावर 8 है? नहीं है। क्या ये पावर 8 है? नहीं है। क्या ये पावर 8 है? नहीं है। यही वाला आंसर होगा। फिर भी एक बार वेरीफाई करते हैं। 7 5 2 9, और ये 9। क्यों 9 हो गया? क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से ज़्यादा थी। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो, ये हमें इसमें 3 अंक भी दिख रहे हैं, 5 अंक भी दिख रहे हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं। पहले हम 10 की पावर तो चेक कर, यहाँ पर आ गए। 1 2 3 4, पावर 4। अब 2 व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, दोनों में 3 3 अंक हैं। तो चौथे अंक को देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पर दशमलव आया तो 3 अंक हमारे पास दर्शाए गए हैं, चौथा अंक 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक बढ़ जाना चाहिए। इसमें बढ़ा हुआ है, ये आंसर है, और ये आंसर नहीं है। ये सबसे सटीक आंसर है। ठीक है? इस प्रकार आप देखिए, यह वाला सवाल देखिए, इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें 10 की पावर को चेक करना है। यहाँ पहुँचे, चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 9, सब में 9 है, नेगेटिव वाला हटा दिया।
अब इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है। देखते हैं सटीक कौन सा है। अगर हम 2 अंक लेते हैं 8 4, तीसरा अंक 5 से कम है तो हमारा ये सही जवाब है। ये क्यों गलत जवाब हो गया? क्योंकि 1 बढ़ा दिया इन्होंने 3 अंक लिए हैं और इसे बढ़ा दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला ये रहा। अब ये कैसा सवाल है? ये नेगेटिव पावर वाला है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पावर को आप हटा दीजिए। नेगेटिव पावर में चेक करिए कितना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जाएगा। पावर 7 नेगेटिव है। डबल डिजिट यूज है, इसका एक बढ़ा है और ये एक सिंपल है। ये देखिए 23 है, ये एक 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये आंसर है और ये गलत है। इस प्रकार से आप रोमन रिप्रेजेंटेशन और संख्याओं के मान के जो सवाल आएंगे परीक्षाओं में, उसको बहुत तबीयत से चुटकियों में मसल देंगे। और आपका ये चैप्टर संख्याओं के मान का यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग फिर अगली कक्षा में, और आप लोग खूब दबा कर तैयारी करिए। बहुत धन्यवाद।